बेटा अच्छे समझिएगा इसको। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा, बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, संविधान का भाग नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और ये कौन कौन से अनुच्छेदों को अपने साथ बटोरे हुए है? तो आंसर लगाएंगे हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, मौलिक अधिकार को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आंसर लाएंगे अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को बेटा उठाया है। अच्छा समझिएगा, पेपर में आता है, बताइए किस भाग को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? किस भाग को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? मैग्ना कार्टा मतलब होता है घोषणा पत्र, है ना। तो आपका आंसर आएगा भाग 3 को। तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मौलिक अधिकारों की मांग, है ना, भारत के इतिहास में कब कब की गई थी? तो मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल को पेश किया था। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग अपने स्वराज बिल के माध्यम से किया। फिर आगे चलकर 1925 में एनी बेसेंट आए और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की। 1927 में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में जब हुआ था तो वहां पर मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई थी, है ना। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी, नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी, जबकि मौलिक अधिकारों का प्रारूप जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। फिर 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने, है ना, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो लंदन के जेम्स पैलेस में हो रहा था, उसी 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और लास्ट में 1945 में तेज बहादुर प्रताप सप्रू यानी टीपी सप्रू ने मौलिक अधिकारों की लास्ट में अंतिम में भी व्याख्या करी थी। तो ये हो गया मौलिक अधिकारों की मांग का इतिहास। अब हम लोग को देखना है कि भैया मैग्ना कार्टा बताया हमने आपको, मैग्ना कार्टा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा 1215 में, इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में आने के कारण, सामंत मतलब बड़े बड़े जमींदार, सामंतों के दबाव में आने के कारण सम्राट जॉन ने मौलिक अधिकारों का एक घोषणा पत्र लिखा था और यही अधिकारों का पहला लिखित पत्र था। एक बात मैं आपको बताता हूं, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, है ना। और फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां। तो जब वहां की जनता ने फ्रांस के सम्राट लुई 16वें से कहा कि हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, तो वहां के लुई 16वें ने, है ना, जनता को मौलिक अधिकार देने से मना कर दिया। तो वहां की जनता ने उस लुई 16वें को पकड़ा, दोनों हाथ पीछे रखे और उसकी गर्दन धड़ से अलग करवा दी गई। तो इसे कहते हैं गिलोटिन। हाँ, तो पेपर में आता बताइए कि किस सम्राट की हत्या मौलिक अधिकार न देने के कारण उसकी प्रजा ने कर दी थी या उसको फांसी पर टांग दिया था? तब आपका आंसर आएगा फ्रांस का सम्राट लुई 16वां। तो सबसे पहला अधिकार पत्र कौन सा था? तो लगाएंगे इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा 1215 में अधिकारों का संबंधित ये पहला लिखित पत्र था। अच्छा, मूल संविधान में जब भारतीय संविधान बना था तो भारत के मूल संविधान में, है ना, अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 बची हुई है। तो किस अधिकार को, है ना, हम लोगों ने हटा दिया? तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार आता था, उस संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमने विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया है। अब ये संपत्ति का अधिकार क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई पुल पास हुआ, है ना, कोई ब्रिज पास हुआ और वो ब्रिज के बीच में, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ, या फिर मेट्रो ट्रेन पास हुई, या फिर मान लो बुलेट ट्रेन पास हुई, है ना, और उस बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव में आपका घर उसी बीच में आता है ना। तो सरकार क्या करेगी? आपकी संपत्ति को उस घर को तोड़ देगी और उस रेट का, यानी उस घर का जितना रेट होगा, कीमत होगी, उस प्रचलन के दौरान उतना पैसा आपको मुआवजा के रूप में दे देगी, है ना। और वहां से वो प्रस्ताव, बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव पास हुआ है तो वहां पे बुलेट ट्रेन बन जाएगी। मतलब वो कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। तो संपत्ति के अधिकार को बेटा, संपत्ति के अधिकार को, है ना, जो अनुच्छेद 19 के 1 में और अनुच्छेद 31 में था, उसको हटाकर किस में कर दिया गया है? उसको हटाकर
अनुच्छेद 300 के का 300A है ना में शामिल कर दिया गया है और संविधान के भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। कहने का मतलब आपका ये है। मूल अधिकार होते क्या हैं, है ना? तो जो मूल अधिकार हैं वो राज्यों के विरुद्ध, अब ये राज्य क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जब आर्टिकल 12 पढ़ा रहा हूंगा तब आपको बताएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तब आप उनको बताएंगे जो मूल अधिकार होते हैं वो राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब राज्य कोई गलत फैसला या फालतू में नागरिकों को परेशान ना करे, इसलिए राज्यों के विरुद्ध ये नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, जैसे अनुच्छेद 15 का दूसरा आर्टिकल, अनुच्छेद 15 का दूसरा सब आर्टिकल, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, है ना? ये जो आर्टिकल हमने बोले हैं ये मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है बेटा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपसे कह दी जाए ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं, ऐसे कौन से अनुच्छेद के मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही दिए जाते हैं, अन्य किसी को नहीं, तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है ना? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आर्टिकल या ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही दिए जाते हैं। जितनी बात मैं बोलूंगा उतनी बात मैं धीमे धीमे लिखूंगा भी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भाई? आंसर लगाएंगे 7 थी, है ना? फिर इसके बाद वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आपका आंसर आएगा 6 हैं। तो जो अनुच्छेद 19 के 1 के चा में आता है और अनुच्छेद 31 में आता था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार भैया? संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है या 300 का में रख दिया गया है ना? और संविधान के भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बेटा बना दिया गया है। और अनुच्छेद 359 क्या बताता है? अनुच्छेद 359 बताता है बेटा कि अगर आपातकाल लग जाए, है ना, तो आपात की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है ना? अब अगर आईएएस के पेपर में बात की जाए तो मूल अधिकार की दो प्रकृति होती है या दो प्रवृत्ति होती है। एक कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स वो हैं, है ना, जो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, और नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमको कमजोर करते हैं, है ना? तो अब देखते हैं मौलिक अधिकारों को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक सकारात्मक प्रवृत्ति वाले, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले और एक नेगेटिव थिंकिंग वाले। तो क्या आप बता सकते हो बेटा कि कौन से मूल अधिकार, कौन कौन से मूल अधिकार सकारात्मक यानी पॉजिटिव है ना, और कौन कौन से मूल अधिकार नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव है? क्या आप बता सकते हो बेटा? अगर बता सकते हो तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो बेटा। तो मूल अधिकार, तो यहाँ पे मूल अधिकार हम आपको दो प्रकार के बताएंगे। यहाँ पे दो प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, एक सकारात्मक प्रवृत्ति के, है ना, और एक नकारात्मक प्रवृत्ति के, है ना? तो अब इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आईएएस का पेपर आपका बनता है ना? अनुच्छेद 19, 25, 26, 27, 28, है ना? अनुच्छेद 19, 25, 26, 27 और 28 ये जो आर्टिकल हैं, ये जो आर्टिकल में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, ये सारे पॉजिटिव थिंकिंग के हैं, ठीक है ना? तो बच्चे जो होंगे वो नेगेटिव थिंकिंग के होंगे, लेकिन नेगेटिव के सारे नहीं होंगे, नेगेटिव में कुछ ही आएंगे। बाकी इनके अलावा जो आर्टिकल बचेंगे आपके मौलिक अधिकारों के वो सारे उदासीन प्रवृत्ति के होंगे, है ना? तो 14, 15, 16 और 21 याद रखिएगा नकारात्मक प्रवृत्ति की। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मौलिक अधिकारों को नेगेटिव माना गया है तो 14, 15, 16 और 21, और कौन से मौलिक अधिकारों को पॉजिटिव माना गया है 19, 25, 26, 27 और 28। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं। अरे हाँ कि ना, मूल अधिकार जो होते हैं बेटा वो न्याय योग्य होते हैं, मतलब आप इनके आधार पर न्याय ले सकते हो, है ना? इसलिए आप न्याय ले सकते हो तो इसको किसकी तरह लागू किया जाएगा? तो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी या इसकी संरक्षिका, है ना, किसको बनाया गया? तो आपका आंसर आएगा न्यायालय, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा क्या मूल अधिकार न्याय योग्य हैं? आपको बताना है आंसर, बिल्कुल मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। इसका मतलब क्या है? इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित मतलब कि लागू कराया जाता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किसके पास जाएंगे? सीधे न्यायालय के पास ही जाएंगे। अच्छा,
क्या कोई नागरिक अगर चाहे कि मुझे कोई मूल अधिकार नहीं चाहिए, है ना, तो क्या मूल अधिकारों का अधित्यजन मतलब कि वेवर हो सकता है? मतलब क्या कोई व्यक्ति नागरिक चाहता है मुझे मूल अधिकार नहीं समझ में आते हैं, मैं छोड़ता हूं, मुझे नहीं चाहिए मूल अधिकार, तो क्या कोई भी भारत का नागरिक बन के मूल अधिकार को छोड़ सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान में जो संविधान बनाए थे जिन्होंने, वो कहते हैं कि भारत का व्यक्ति इतना साक्षर नहीं है कि उसको मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना और मौलिक अधिकारों की परफेक्ट परिभाषा, है ना, अच्छे से आती हो। तो बहुत सारे व्यक्ति, भारत के कई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार जानते ही नहीं है और उनको आसानी से, है ना, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको पागल बना देते हैं, उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं, है ना। तो अगर जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वो न्यायालय के पास जाए तो न्यायालय उसके मौलिक अधिकार समझाने की कोशिश कर सकता है। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो क्या मूल अधिकारों का अधित्यजन हो सकता है? तो आंसर लगाना है नहीं हो सकता, यानी कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना? अच्छा, अब संसद जो संशोधन करती है, संसद के द्वारा जो संशोधन होता है ना, एक साधारण विधि द्वारा होता है और एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है ना? तो अभी मूल अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इन पर चर्चा हम लोग सीधे लास्ट में करेंगे, है ना। एक शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ का केस आएगा, एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस आएगा, फिर एक आता है शायद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, फिर इसके बाद आपका आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। बात समझ आ रही है? फिर 24वां संविधान संशोधन होगा 1971 में। तो इन सब चीजों पर, मतलब संशोधन वाली बात, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, इस पर हम लोग जो चर्चा है वो बाद में करेंगे। तो पहले आते हैं कि संसद संशोधन दो प्रकार से करती है, एक साधारण विधि से और एक विशेष बहुमत से। बात समझ आ रही है? तो साधारण विधि क्या है कि लोगों ने कह दिया हाँ कर दो तो हो गया, है ना, कोई बिल नहीं पास हो, मतलब संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया गया और एक साधारण प्रक्रिया अपनाई गई और जो सब लोगों ने कहा हाँ कर दो तो कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब मूल अधिकारों में जो संशोधन होता है वो साधारण विधि से नहीं हो सकता, ये विशेष मतलब कि अनुच्छेद 368 के तहत ही इसको संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना? तो संशोधन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार कितने कितने आर्टिकल को लेकर बैठा हुआ है ना, कौन सा मौलिक अधिकार कितने कितने आर्टिकल को लेकर बैठा हुआ है। कैसे याद करते हैं हम लोग? एक एफर्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? एफर्ट डालते हैं। तो एफर्ट से याद हो सकते हैं आपको EFERET। तो हमने क्या देखा? ई जो है वो 3 बार आया है ना, EFERET, है ना। तो ये क्या होगा? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू, यहां पे क्या कहेंगे, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये ई से क्या होगा? राइट टू एजुकेशन, है ना, एंड कल्चर, मतलब कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और टी क्या है? ट्रीटमेंट, मतलब क्या है? उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो ये 6 अधिकार हम लोग को देखने हैं जरा सा, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला क्या होगा? समानता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या है भैया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और लास्ट में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेटा आपको लग रहा है ये है 6, लेकिन पढ़ाने में इसको 3-4-5 दिन लगेंगे, वो देखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। अब देखिए समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद को लेकर बैठा है? 14 से 18, 19 से 22, 23 और 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? लगाएंगे आर्टिकल 32 है, 31वां डिलीट कर दिया गया, आपको बताया जो डिलीट है वो आपके नहीं लिखे हुए, ठीक है ना।